हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 2 है उसका कंसेप्ट है। एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलते हैं। इंट्रोडक्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय प्रस्तावना का सॉरी, थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया हुआ है। भारतीय संविधान का प्रारंभ एक प्रस्तावना से होता है। वास्तव में प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना संक्षिप्त शब्दों में हमें संविधान की प्रकृति की जानकारी देती है। प्रस्तावना एक ऐसी चाबी के समान है जो संविधान के निर्माताओं के मन की इच्छा को प्रकट करती है। संविधान की विभिन्न धाराओं, अनुसूचियों तथा अध्यायों में प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को क्रियान्वित एवं प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। डॉक्टर डी बसु का कथन है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव ने एक निर्णय में व्यक्त किया है कि संविधान से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की कामना की गई है उसकी घोषणा प्रस्तावना में है। संक्षेप में इसमें संविधान के आदर्श और आकांक्षाएं हैं। प्रस्तावना कोई प्रलेख नहीं है, बल्कि उन आदेशों का प्रतीक है जिन्हें संविधान में शामिल किया गया है। पंडित डी भार्गव का कथन है, प्रस्तावना संविधान का सबसे बहुमूल्य भाग है। यह संविधान की चाबी है, यह संविधान की आत्मा है और यह संविधान का रतन है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का मौलिक भाग है। नवंबर 1976 को 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 नए शब्द समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। प्रस्तावना का नवीनतम एवं संशोधित रूप इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करते हैं तथा इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान करने के लिए और सभी व्यक्तियों में सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता निश्चित करने के लिए, भ्रातृत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को अंगीकार, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं इस प्रकार है। 70 शब्दों से भी कम में लिखी गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 5 मिनट से भी कम समय में पढ़ा जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना को एक औपचारिक दस्तावेज समझने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। यह एक विशेष प्रलेख है जिसे संविधान सभा ने सोच समझकर शामिल किया है। यद्यपि प्रस्तावना न्यायसंगत नहीं है, इसे लागू कराने के लिए जो न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती, लेकिन संविधान की व्याख्या करने में इसका सहारा लिया जा सकता है। प्रस्तावना हमें वह अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिसकी सहायता से हम संविधान एवं उसके प्रावधानों का अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन आदि करके उन्हें समझ सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य एवं आदर्श ही स्पष्ट होते हैं। इन्हें हम निम्न विशेषताओं से समझ सकते हैं। पहली विशेषता है, भारतीय लोक संवैधानिक सत्ता का स्रोत है। संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। उसमें सीमित वयस्क मताधिकार था। संविधान निर्माण के बाद उसकी अनुमति के लिए कोई जनमत संग्रह भी नहीं करवाया गया था। अतः यह प्रश्न स्वाभाविक है कि संवैधानिक सत्ता का स्रोत क्या है। उपरोक्त सब के बावजूद भी संविधान सभा ने प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दावली का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान भारतीयों के द्वारा तथा भारतीयों के लिए बनाया गया है तथा वे ही संविधान सत्ता का स्रोत है। नेक्स्ट है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है।
यद्यपि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था, लेकिन इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और भारत पर से विदेशी नियंत्रण समाप्त हो गया। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य कार्यों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। संविधान सभा ने संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र घोषित किया जो आंतरिक एवं बाह्य नियंत्रण से मुक्त था। अगला है, भारत एक समाजवादी राज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आरंभ से नहीं था। इसे 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में समाजवाद की विचारधारा के अनेक तत्वों का समावेश किया गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का एवं कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करके समाजवाद के मार्ग को प्रशस्त किया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। समाजवादी के सम्मान ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी भारतीय प्रस्तावना में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के उद्देश्य से तीसरे अध्याय में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता में सभी को किसी भी धर्म को अपनाने, उसकी पूजा अर्चना करने, उसका प्रचार करने और धर्म परिवर्तन करने आदि का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। जन प्रतिनिधि कानून के द्वारा लोकतंत्र को क्रियान्वित स्वरूप प्रदान किया गया है, जहां जनप्रतिनिधि सार्वभौमिक मत द्वारा लोगों के लिए चुने जाते हैं। लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं और भारत में जो 18 वर्ष के आयु पूरी होने के बाद आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। अगला है, भारत एक गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक गणतंत्रात्मक देश घोषित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि भारत में संवैधानिक प्रमुख लोगों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मेडिसन का कथन है, गणतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसकी शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जनता का महान समूह होता है और जिसकी शक्तियों का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने पद पर निश्चित समय तक जनता की प्रसन्नता अथवा अपने सद्व्यवहार तक बने रहते हैं। अगला है, न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। पहला है सामाजिक न्याय। भारत में जातिगत व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। छुआछूत की समाप्ति एवं इसे दंडनीय अपराध घोषित करना, कानून का शासन, भेदभाव की समाप्ति, अवसरों की समानता आदि प्रावधान सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। दूसरा, आर्थिक न्याय। प्रस्तावना में उद्देश्य के रूप में स्थापित आर्थिक न्याय को स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के 4थे अध्याय की विभिन्न धाराओं में प्रावधान किए गए हैं। इसमें धन के केंद्रीकरण को रोकना, आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान करना, रोजगार अथवा काम का अधिकार प्रदान करना जैसे कार्य शामिल हैं। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना अभी बाकी है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए जहां स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद, विधान मंडलों तथा स्थानीय निकायों में उनके स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगला है स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य स्थापित किया गया है। संविधान के तीसरे अध्याय में स्वतंत्रता एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। धारा 19 से 22 तक तथा 25 से 28 के अंतर्गत नागरिकों को अनेक प्रकार की व्यक्तिगत, राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अगला है समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के आदर्श को स्वीकार किया गया है। समानता की स्थापना इसलिए भी की गई है कि स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोका जा सके। समानता के द्वारा ही सामाजिक न्याय एवं सद्भावना को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। सभी को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। भेदभाव को समाप्त किया गया है। अवसरों की समानता स्थापित की गई है। नेक्स्ट इज भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी। भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए संविधान की प्रस्तावना में भ्रातृत्व की शब्दावली भी शामिल की गई है। यह इसलिए आवश्यक है कि सभी अपने आप को धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि से अलग करके भारतीयता की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संकल्प।
अंत में संविधान की प्रस्तावना के द्वारा यह वचनबद्धता दोहराई गई है कि यह संविधान भारत को एक ऐसी सांस्कृतिक एकता प्रदान करेगा जिससे कि कोई भी अपने आप को इससे अलग ना समझे। इसे प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को पर्याप्त मात्रा में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। सो गाइस, ये था प्रेम्बल एंड उसके फीचर्स। 60 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये। मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से एलोबरेट करने की कोशिश की है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।